हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज के वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन ये जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में इलेबोरेट करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इट इज एन क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से ही है। वहाँ पे आपको रेगुलरली वीडियो लिंक्स और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए मेक श्योर टू ज्वाइन दैट चैनल एज वेल। ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। देखिए एज द नेम यहाँ पे सजेस्ट कर ही रहा है कि इकोलॉजी का टॉपिक है। ओके, नाउ सी व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड द स्पीसीज कंपोजिशन। अब स्पीसीज कंपोजिशन का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर कोई एक इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से स्पीसीज है, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनका नेमिंग करें तो ये सारे आइडेंटिफाइड स्पीसीज जो है उस इकोसिस्टम की वो बनाती है उसका स्पीसीज कंपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस, मतलब ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं इकोसिस्टम में और फेयरली वो प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, मतलब पता होता है कि नेक्स्ट चेंज जनरली क्या होगा। तो ये ग्रेजुअल चेंजेस है और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस है विच ऑकर्स इन एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में होते हैं और इससे स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होता है। ओके, ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पहला डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अभी लाइफलेस एरिया दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे कोई लाइफ है नहीं, लाइफलेस एरिया है। ये जो लाइफलेस एरिया है वहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीसीज कंपोजिशन वहाँ पे जीरो है। ओके, लेकिन फेयरली प्रेडिक्टेबल और ऑर्डरली चेंजेस वहाँ पे होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ उस इकोसिस्टम में जो लाइफलेस है उस इकोसिस्टम में चेंजेस आते जाते हैं और वहाँ पे स्पीसीज कंपोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड द स्पीसीज कंपोजिशन विच इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो यहाँ 2 या 3 स्पीसीज आ गई है नहीं और उन्होंने वो एरिया कॉलोनाइज कर लिया है। उसी तरह जब थर्ड और फोर्थ से ये स्पीसीज गुजरते हैं तो कुछ नए स्पीसीज वहां पे रहने के लिए आ जाते हैं। दैट मीन्स कि कॉन्स्टेंटली स्पीसीज कंपोजिशन वहां पे चेंज होते हुए जा रहा है। नाउ सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि नए स्पीसीज वहां पे आते हैं और लास्टली हम देखते हैं कि वहां पे पूरा एक फॉरेस्ट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे जब लाइफलेस एरिया था बिगिनिंग में, फाइनली हम देखते हैं कि वहां पे पूरा फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है और ये जो फॉरेस्ट है उसमें नॉट ओनली प्लांट्स बट आल्सो एनिमल्स, माइक्रोब्स, फंगस, ये सब कुछ वहां पे होते हैं। तो वेल इस्टेब्लिश एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पे बनती है। तो ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनी है फ्रॉम द लाइफलेस एरिया, इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसीलिए डेफिनेशन में हमने बोला था कि ये ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस है इन द स्पीसीज कंपोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो लाइफलेस से पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का ये जो ग्रेजुअल चेंजेस है स्पीसीज कंपोजिशन में, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग ecological succession, some species colonize the area and their population becomes more numerous, whereas the population of the other species decline or even disappear. जैसे हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ से लाइफलेस फॉर्म से वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पीसीजेस आ गई थी। अब जरूरी नहीं है कि यही स्पीसीज यहाँ पे कॉलोनाइज करके हमेशा के लिए रहे। होगा क्या कि इसके बाद ये जो पायोनियर स्पीसीज है ये स्पीसीज निकल जाएंगी और उसकी जगह नई स्पीसीज आ जाएंगी। ओके, और ये जो नई स्पीसीज आई है वो भी परमानेंट वहां पे नहीं रहती है, ये भी स्पीसीज रिप्लेस की जाती है किसी और स्पीसीज से। जैसे आप इस लास्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे लाइकेन टाइप या फिर अल्गी टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन अगर फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आप देखो तो वहाँ पे ट्रीज होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो ये जो स्पीसीज कंपोजिशन में चेंज होता है, यहाँ पे जो पहले अर्लियर स्पीसीज आई है, फॉर एग्जांपल ए स्पीसीज पहले आई थी, फिर बी स्पीसीज आई और फिर सी स्पीसीज आई, तो हो सकता है कि ये स्पीसीज आने के बाद जब बी का वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ तो ए वहां से निकल जाएगी, फिर उसी तरह जब सी का इंट्रोडक्शन हुआ तो वहां से बी निकल जाएगी। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए और बी कुछ देर के लिए साथ में वहां पे रहेंगे या फिर ए बी सी तीनों स्पीसीज साथ में कुछ देर के लिए वहां पे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्पीसीज ये जो पहले आई थी उसका स्पीसीज का नंबर डिक्लाइन हो जाए या फिर वो डिसअपियर ही हो जाए। सो इट्स अ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक of the ecological succession. Now see the entire sequence of the communities that successively changes in a given area are called as the seres. अब यहाँ पे जो एंटायर सीक्वेंस चेंज हो रहा है कम्युनिटीज में, इस सक्सेसिव चेंज को बोला जाता है सेयर्स। और ये जो सारी स्टेजेस आती है वन बाय वन, दिस स्टेजेस आर कॉल्ड एज दी सेराल स्टेजेस या फिर सेराल कम्युनिटीज। तो सेराल स्टेजेस क्या है? सेराल स्टेजेस का मतलब होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो स्पीसीज कंपोजिशन में वहां पे चेंज आ रहा है, उस चेंज के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें तो
वहां पे स्टेजेस बन जाती है। दिस स्टेजेस वेर कॉल्ड एज दी सेरल स्टेजेस। ओके, पहले देखोगे कि वहां पे लाइफलेस एरिया है, फिर बाद के स्टेज में देखोगे कि कुछ प्लांट्स के स्पीसीज आ गए या फिर कुछ लाइकेंस आ गए हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज में आप देखोगे कि वहां पे कुछ और बड़े ट्रीज आ गए हैं और वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी ने अटेंड कर लिया है। तो ये जो कुछ सिक्वेंशियल चेंजेस आते हैं, ये सेरल स्टेजेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो स्टेजेस होती है उन्हें सेरल स्टेजेस बोला जाता है। In these successive seral stages, there is a change in the diversity of the species of organism. Now देखिए, ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे सेरल स्टेजेस आती जाएंगी, वैसे वैसे स्पीसीज के कंपोजिशन में चेंज होते जाएगा। जैसे पहले सेरल स्टेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं है, फिर दूसरे सेरल स्टेज में देख रहे हो या दो तीन स्पीसीज है, अलगी की हो सकती है, लाइकेंस की हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे 5-10 स्पीसीज है जो एंजियोस्पर्म भी हो सकती है, ब्रायोफाइट भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वहाँ 100-200 से भी ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, और हो सकता है कि वो सारे एंजियोस्पर्म्स हो, या फिर हो सकता है कि सारे जिम्नोस्पर्म्स भी वहाँ पे वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सक्सेसिव सेलुलर स्टेजेस होते हैं उसमें डाइवर्सिटी चेंज होती है स्पीसीज की, राइट। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंक्रीज इन द टोटल बायोमास भी वहाँ पे होता है। अब देखिए, बायोमास वाइज अगर हम देखेंगे तो बायोमास अगर आप पहले स्टेज में देखोगे तो यहाँ पे बायोमास बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे कोई बायोमास नहीं है। बायोमास हम किसे कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो कुछ मास होता है उसको बायोमास बोला जाता है। अब पहले स्टेज में तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो यहाँ बायोमास क्या है, जीरो जीरो है। लेकिन अगर आप क्लाइमेक्स में देखोगे तो यहाँ अच्छा खासा वहां पे बायोमास क्रिएट हुआ है। तो बायोमास भी चेंज होते जाता है, स्पीसीज भी चेंज होते जाती है, ऑर्गेनिज्म भी चेंज होते हैं, राइट। तो ये सक्सेसिव चेंजेस है, ऑर्डरली चेंजेस है, प्रेडिक्टेबल चेंजेस है, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। द प्रेजेंट कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड have come to be because of the succession that has occurred over millions of years since the life started on the earth। मतलब आज जो कुछ हम जितने भी फॉरेस्ट देखते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम देखते हैं, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम कहते हैं कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वहां पे होती है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है विच इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये एंड प्रोडक्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। जब से लाइफ शुरू हुई है मदर अर्थ पे, वहां से वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होके ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी फाइनली यहाँ पे बनी है, जो आज के डेट में हम उसे देखते हैं। ओके, मतलब इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये बहुत ही स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे इवोल्यूशन चलता है वैसे वैसे ही वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होते रहते हैं। तो आज के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पे, या फिर जो डेजर्ट फॉरेस्ट है, तो ये जो सारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो आज हम फाइनली अटेंड हो चुके हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा प्रोडक्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, राइट। एक्चुअली दिस सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम। मतलब सक्सेशन और इवोल्यूशन ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों प्रोसेस पैरेलल ही चल रही है एक दूसरे के। इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो हम आज देखते हैं कि सवानास है, या फिर अमेजोन का फॉरेस्ट है, या फिर वेस्टर्न घाट्स है जो इंडिया से गुजरते हैं, राइट। तो ये सब कुछ फाइनल कम्युनिटी है, ये फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैरेलल चल रही है इवोल्यूशन के साथ, और आज हमें उस इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सक्सेशन इज हेंस द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर, and these could be areas where no living organism ever existed, say a bare rock, or in areas that somehow lost all the living organism that existed there. The former is called the primary succession while the latter is called the secondary succession। अब देखिए, सक्सेशन के यहाँ पे दो टाइप्स है। पहला सक्सेशन का टाइप है कि प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि लाइफलेस एरिया से सक्सेशन शुरू होता है, मतलब वहां पे कोई लाइफ नहीं है। समझ लीजिए अगर बेरन रॉक है, ठीक है, बस ये एक रॉक ही है, इस पे कोई लाइफ नहीं है। अगर यहाँ से एक सक्सेशन शुरू हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन अगर हम देखेंगे कि सेकंड टाइप जो है सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है कि उस एरिया में पहले लाइफ थी, मतलब लाइफ वहां पे एग्जिस्ट थी पहले, लेकिन कोई रीजन की वजह से वो लाइफ वहां से निकल गई और फिर से वहां पे अगर सक्सेशन होने लगा तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वहां पे आग लग गई थी, मतलब वहां पे लाइफ पहले एग्जिस्टेड थी, लेकिन ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर वो सारी लाइफ वहां से निकल गई थी। अब देखिए, वहां पे फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो गया है, और फिर से प्लांट्स और एनिमल्स वहां फिर से रहना शुरू हो गया है। तो दिस टाइप का ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन अगर लाइफलेस एरिया से सक्सेशन शुरू हो रहा है तो इसको बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन। जनरली बेयर रॉक्स पे ये शुरू होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन दो टाइप है इकोलॉजिकल सक्सेशन के। प्राइमरी सक्सेशन वहां से शुरू होता है जहां लाइफलेस एरिया होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन वहां से शुरू होता है जहां लाइफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो वहां से निकल गई। तो देखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, वो ये है कि जो प्राइमरी सक्सेशन है ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें अच्छा खासा स्पीड होता है। इसका रीजन भी है। देखिए, अगर लाइफलेस एरिया से अगर सक्सेशन शुरू करना है तो ये डिफिकल्ट होता है नेचर के लिए भी कि वहां पे कोई लाइफ पहले आएगी, फिर वो ग्रो करेगी, और उसके बाद ये पूरा
इकोसिस्टम वो बना पाएंगे। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें लाइफ पहले से ही वहां पे होती है थोड़ी बहुत, मतलब कुछ प्लांट्स बचे हुए होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, तो वहां से शुरुआत करना आसान है। तो कैरेक्टरिस्टिक वाइज सेकेंडरी जो सक्सेशन है ये थोड़ी ज्यादा स्पीड से चलने वाली प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन विच इज क्वाइट अ स्लो प्रोसेस। Examples of the areas where the primary succession occurs are the newly cooled lava, then bare rocks and newly created ponds and reservoir. Okay, तो प्राइमरी सक्सेशन के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स है कि न्यूली कूल्ड डाउन लावा, जो अभी अभी जो लावा निकला है, जो लावा होता है जो वोल्केनो से निकलता है वो बहुत ही हॉट होता है और कोई लाइफ उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो लावा जब ग्राउंड्स पे आता है, और इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लावा है ये यहाँ पे कूल डाउन हुआ है और इस वजह से यहाँ पे रॉक्स बन गए। तो जब यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है तो इस इकोलॉजिकल सक्सेशन को बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, ये बिल्कुल हॉट लावा था जो बाद में कूल डाउन हुआ और उसके बाद वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हुआ, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी सक्सेशन है। उसी के साथ साथ अगर कोई नई नई पॉन्ड क्रिएट हुई है वहां पे, अगर कोई पॉन्ड एक क्रिएट हुई है और उसमें बहुत सारा वाटर है, ओके, अब वाटर कोई लिविंग थिंग नहीं है, इट्स एबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है इस पॉन्ड में, तो इस पॉइंट में अगर कोई लाइफ नहीं है तो यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन लाइफलेस टाइम से शुरू हो रहा है, इसीलिए इस सक्सेशन को भी प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है। उसके बाद उसी तरीके का अगर कोई रिजर्वायर तैयार हो रहा है वो भी प्राइमरी सक्सेशन है, और अगर कोई रॉक है तो वो भी प्राइमरी सक्सेशन है, क्योंकि उस रॉक पे कोई अर्लियर लाइफ नहीं है, वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जहां कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है अगर वहां पे सक्सेशन हो रहा है तो उसी को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ओके, नाउ सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटीज हियर इज क्वाइट स्लो। जैसे अभी हमने बात की कि प्राइमरी सक्सेशन में जब लाइफ एग्जिस्ट करेगी इस एरिया में तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस से एग्जिस्ट करती है। ओके, सी बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी अ सॉइल। ये स्लो प्रोसेस होने का एक और रीजन है कि ये अब सॉलिड रॉक है, ठीक है ना। अब इस सॉलिड रॉक पे सॉइल जो होती है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस सॉइल वहां पे होती है। अब इस लेस सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, मतलब जिनको बहुत ही कम सॉइल लगती है ग्रो होने के लिए, लाइक लाइकेंस लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस पे ग्रो हो पाते हैं। बाकी जो बड़े ट्रीज होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म हो गए या फिर जो जिम्नोस्पर्म हो गए, उनको अगर ग्रो होना है तो उनको सॉइल ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। तो इसीलिए वहां पे बड़ी कम्युनिटी जो है होती है वो इस्टेब्लिश होने से पहले वहां पे स्मॉल प्लांट्स आते हैं। ये जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ये पेडोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस पेडोजेनेसिस का मतलब होता है कि वहां पे सॉइल क्रिएशन का वो काम करते हैं। जब अच्छी खासी सॉइल क्रिएट होगी उसी के बाद वहां पे बड़े प्लांट्स आ पाएंगे। डिपेंडिंग mostly on the climate, it takes the natural process several hundreds to several thousands of years to produce the fertile soil on the bare rock। देखिए उसी तरह से जैसे यहाँ पे आप कोल्ड लावा है तो ये रॉक में कन्वर्ट हो गया, तो इस रॉक पे जब अगर सॉइल क्रिएट करनी है तो हो सकता है 100 से लेके 1000 ईयर्स का भी टाइम वहां पे लग सकता है। तो आप समझ सकते हो कि पेडोजेनेसिस का ये जो प्रोसेस है इन विच द सॉइल इज क्रिएटेड, इस सॉइल को क्रिएट करने में कितना वक्त लगता है। ओके, इसीलिए हम गए थे कि प्राइमरी सक्सेशन जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे सॉइल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए पहले सॉइल का क्रिएट होना जरूरी है, और सॉइल क्रिएट करने में 100 to 1000 ऑफ ईयर्स वहां पे लग सकते हैं। वेयर एज द सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये बिगिन करता है वेयर देयर इज अ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, such as in the abandoned farmlands or burn or cut forest lands that have been flooded etc। ओके, उसी तरह से देखिए सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे शुरू होगा, सेकेंडरी सक्सेशन उन जगहों पे शुरू होगा जैसे कि वहां पे पहले फार्म लैंड था, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, और इस फार्म लैंड को छोड़ दिया गया, मतलब पहले इसको क्लियर किया गया था, यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था फॉर दी फार्म पर्पजेस, फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पजेस। लेकिन एग्रीकल्चर पर्पस जब वहाँ पे पूरा हो गया तो इस फार्म लैंड को छोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिविंग प्लांट्स तो है, छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे है, वहाँ पे सॉइल्स भी अच्छी खासी है, मतलब लाइफ लाइफ वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सॉइल भी वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी जगह जो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन उसको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन बहुत स्पीड से होता है क्योंकि वहाँ पे सॉइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और छोटे प्लांट्स ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं अगर वो यहाँ पे आ जाए तो इजीली ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आने में वक्त नहीं लगता है, राइट। तो इसीलिए ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो होता है अबैंडन फार्मलैंड्स पे, या फिर अगर कभी फॉरेस्ट जल गया जैसे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखा, उसके बाद अगर फॉरेस्ट को कट किया जाए तो वहां पे भी फिर से रीग्रो होते हैं प्लांट्स। उसके बाद कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे फ्लड आ गया है, तो फ्लड आने के बाद में पहले जो लाइफ थी वहां पे वो निकल गई, लेकिन वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन जैसे ही शुरू हुआ तो लाइफ फिर से आना शुरू हो गई। तो इन सब जगहों पे जो ये है सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे होता है। देखिए सिंस यहाँ पे जो सॉइल होती है और सेडिमेंट होती है वो पहले से प्रेजेंट होती है, ये बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा फास्टर होता है
सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि वहां पे सॉइल पहले से ही क्रिएटेड है। वहां पे पेडोजेनेसिस का प्रोसेस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है जितना प्राइमरी सक्सेशन में होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन द चेंजेस इन द वेजिटेशन। जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो हम प्राइमरली बात करते हैं कि चेंज कितना होता है वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बस छोटे प्लांट्स का वेजिटेशन है, और कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब आएगी तो वहाँ पे बड़े ट्रीज हो गए तो वेजिटेशन में एक अच्छा खासा चेंज होता है। तो जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो हम बस चेंजेस इन वेजिटेशन की ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बात करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए हाउएवर दिस वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट्स फूड एंड शेल्टर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देखिए जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होगा तो यहाँ पे बड़े प्लांट्स आएंगे। जैसे ही बड़े प्लांट्स आएंगे तो ये जो बड़े प्लांट्स होती है उसमें फ्रूट्स होते हैं। अब ये जो फ्रूट होता है ये फूड होता है फॉर मेजोरिटी ऑफ द एनिमल। अब देखिए जैसे ये ट्री स्पीसीज यहाँ पे जब ग्रो होगी तो यहाँ पे ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से होती है कि बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, इसको अपना घर बनाते हैं। तो शेल्टर के लिए या फिर फूड के लिए वहां पे एनिमल का आना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में मेजोरिटी हम पहले वेजिटेशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेजिटेशन वहां पे बढ़ता है वैसे वैसे वहां पे शेल्टर लेने के लिए और फूड लेने के लिए एनिमल पहुंच जाते हैं। फिर एनिमल्स भी प्लांट्स के साथ वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए as succession proceeds, the number and types of the animals and decomposers also change। इसीलिए जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे एनिमल के स्पीसीज के कंपोजिशन में भी चेंज आता है। इन एनिमल्स ये एनिमल्स जो कंज्यूमर है यहाँ पे जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को या फिर हर्बीवर्स को, उनमें तो चेंजेस आते ही है। उसके साथ साथ जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स भी वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वहां पे प्लांट्स की डेथ होगी, एनिमल्स की डेथ होगी, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जो डेट्रीवोर्स होते हैं डिकम्पोजर्स उस डेड एनिमल्स पे और प्लांट्स पे फीड करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जो स्लो प्रोसेस ही चल रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, तो ये चेंजेस सिर्फ वेजिटेशन में नहीं हो रहे, इसके साथ साथ ये एनिमल के स्पीसीज कंपोजिशन में भी चेंजेस हो रहा है। उसके साथ साथ डिकम्पोजर्स के नए नए स्पीसीज भी वहां पे आते जा रहे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल चेंजेस होता है लाइफ फॉर्म्स में थ्रू आउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। At any time during the primary and secondary succession, natural or the human-induced disturbances like forest fire or deforestation etc. can convert the particular cell stages of the succession to an earlier stage। अब देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन आजकल देखिए हर जगह पे हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन फायर्स थे, ये ऑस्ट्रेलियन फायर्स भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी से लिंक थे। तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जहाँ पे एक सेराल स्टेज चल रही थी, मतलब समझ लीजिए कि अगर पहली सेराल स्टेज चल रही है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी सेराल स्टेज आ गई है, उसके बाद एक तीसरी सेराल स्टेज आ गई है, और उसके बाद जब चौथी सेराल स्टेज आएगी तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी रीच करेगी। तो ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पे रीच होने ही वाली थी लेकिन वो थर्ड स्टेज में थे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो जाए। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे अगर ह्यूमन इंड्यूस कोई एक्टिविटी अगर हो जाए तो हो सकता है थर्ड स्टेज से निकल के वापस सेकंड स्टेज पे आ जाए इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पॉसिबल है। या फिर हो सकता है थर्ड स्टेज से सीधे फर्स्ट स्टेज पे आ जाए, क्योंकि ह्यूमंस देखिए हमें कैसे आदत है कि अगर वहां पे कुछ टिपिकल नेचुरल प्रोसेस चल रही है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का फर्स्ट स्टेप चल रहा है, सेकंड स्टेप चल रहा है या फिर थर्ड स्टेप चल रहा है। वहां अगर ह्यूमंस की वजह से कुछ फॉरेस्ट फायर आ गया तो वापस वो थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज फर्स्ट स्टेज पे आ सकती है। तो ह्यूमंस की वजह से अर्लियर स्टेज में इकोलॉजिकल सक्सेशन जा सकता है। उसके अलावा और भी डिस्टर्बेंस आ सकते हैं विच क्रिएट द न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज एंड एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। जो नई कंडीशन इस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से वहां पे क्रिएट होगी तो हो सकता है कि जो पहली स्पीसीज वहां पे आई थी उसको डिस्करेज कर दिया जाए, और हो सकता है कि नए स्पीसीज को वहां पे एनकरेज मिले वहां पे फिर से आने के लिए। इसके इस पॉइंट का ये मतलब है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा था और यहाँ पे स्पीसीज ये आके रह रही थी, ठीक है ना। उसके बाद स्पीसीज बी भी थी और स्पीसीज सी भी थी, तो ये तीनों स्पीसीज इस इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट थी। लेकिन अगर ह्यूमन डिस्टर्बेंस वहां पे हो जाए और इस एबीसी स्पीसीज जो उसको थर्ड सेरा स्टेज तक ले गए थे, अगर वो वापस पहले सेरा स्टेज पे आ जाए तो हो सकता है स्पीसीज ए, स्पीसीज बी और स्पीसीज सी के लिए वहां पे अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो, जिसकी वजह से वहां से वो उन्हें निकलना पड़े और उसके बाद नए स्पीसीज लाइक एक्स वाई जेड स्पीसीज वहां पे आने लगे। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है या फिर किस टाइप का वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है जिस वजह से ये सब कुछ चेंज वहां पे आया था। Based on the habitat, whether it's a water or say very dry area, the succession may be hydrarch or the xerarch। अब देखिए सक्सेशन को और डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर सक्सेशन जहाँ पे हो रहा है वहां पे अगर वाटर बॉडी है तो उसको बोला जाता है हेड्रार्च सक्सेशन, या फिर वहां पे अगर बहुत ड्राई एरिया है लाइक डेजर्ट एरिया वहां पे है तो उसको बोला जाता है जेरार्च सक्सेशन। तो प्लांट्स में जब सक्सेशन होता है तो हाइड्रार्च भी हो सकता है और जेरार्च भी हो सकता है। जैसे नाम नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रार्च का मतलब होगा जो वाटर में होता है,
राइट। और जेराश का मतलब होगा कि जो ऐसी कंडीशन में हो रहा है जहाँ पे वाटर नहीं है, क्योंकि जनरली जेरोफाइट्स हम बोलते हैं उन प्लांट्स को जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में रहते हैं। ऑलराइट, नाउ सी hydrarch succession takes place in the wetter areas and the successional series progress from the hydrarch to the mesotic condition। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी पहले लाइफलेस थी और इस वाटर बॉडी में यहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो करने लगे हैं। पहले देखिए यहाँ पे कुछ अलगीज आई होगी, उसके बाद कुछ सबमर्ज प्लांट्स आ गए। सबमर्ज प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हुए बहुत सालों तक। उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी सॉइल यहाँ पे क्रिएट होगी। सॉइल क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे रूटिंग जो प्लांट्स है जो रूट कर सकते हैं खुद को सॉइल के अंदर, वो वहां पे आए और ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होने लगे। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सॉइल वहां पे बनी तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स आने लगे जो वाटर के अंदर उसका रूट होता है और बाकी बॉडी जो होता है वो वाटर बॉडी के ऊपर होता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स आने लगे जो सॉइल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, उनको वाटर नहीं चाहिए होता, वहां ऐसे ग्रो करते हैं जैसे वहां पे कोई वाटर कंडीशन है ही नहीं। और फाइनली आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई वाटर होता ही नहीं है, इसका मतलब पूरा हाइड्रार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया है मेजिक कंडीशन में, यानी मेसोफाइटिक कंडीशन में। अब देखिए मेसोफाइटिक कंडीशन हम उसे कहते हैं कि ना वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है और ना ही वाटर वहाँ पे एबंडेंट है। ओके, मतलब वाटर वहाँ पे एबंडेंट भी नहीं है और वाटर वहाँ पे स्कैर्सिटी भी नहीं है। मेसोफाइटिक कंडीशन है समवट इन बिटवीन द हाइड्रोफाइट्स एंड द ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट जनरली हम बोलते हैं कि वो वाटर में, ज़ेरोफाइट हम बोलते हैं कि जनरली वो कहाँ पे है, डेजर्ट कंडीशन में। तो मेसोफाइट वो कंडीशन होती है, मेजिक वो कंडीशन होती है कि ना वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है। ओके, तो देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पूरा वाटरी कंडीशन था वो फाइनली मेजिक कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रार्च में होता क्या है कि जो वाटर बॉडीज होती है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी मेजिक कंडीशंस। ओके, नाउ xerism में क्या होता है कि इन द xerism succession takes place in the dry areas and the series progress from the xeric to the mesotic condition। अब यहाँ पे देखिए सेकंड डायग्राम में यहाँ पे सैंड है, बिल्कुल जेरिक कंडीशन है, कोई वाटर का नामो निशान वहाँ पे है नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, फंगस और कुछ मॉसेस और लाइकेंस ग्रो कर पाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो वो ग्रो पहले होते हैं और जिनकी वजह से फिर सॉइल क्रिएट होती है, जैसे थर्ड डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉइल यहाँ पे क्रिएट हुई है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल ग्रासेस आने लगती है। ये ग्रासेस आने के बाद वहाँ पे पेरिनियल ग्रासेस आने लगती है कुछ सालों बाद, क्योंकि वो वाटर होल्ड करती है ये ग्रासेस और वाटर होल्ड करने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर जमा हो जाता है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे फिर पेरिनियल ग्रासेस आने लगते हैं। अब और ज्यादा वाटर जब बढ़ता है तो वहाँ पे श्रब्स आने लगते हैं, यानी छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं। और फाइनली अच्छा खासा जब वाटर वहाँ पे तैयार हो जाता है जमीन के अंदर तो वहाँ पे ट्रीज ग्रो होने लगते हैं। तो इन ये जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये मेजिक कंडीशन है। ओके, और जो स्टार्ट हुआ था वो थी जेरिक कंडीशन। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा चाहे जेरिक कंडीशन हो या हाइड्रार्च कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में ये फाइनली जाता है मेजिक कंडीशन की ओर। मतलब ना ज्यादा वाटर ना कम वाटर, और ऐसी कंडीशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पे पूरा होता है, चाहे वो हाइड्रार्च हो या फिर जेरार्च हो। Okay, hence both hydrarch and xerarch succession lead to the medium water condition, that is the Meiji condition, neither too dry neither too wet, that is hydric, right। तो आपको ये क्रिटिकली याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब वहां पे जेरार्च हो रहा हो या फिर हाइड्रार्च हो रहा हो तो दोनों कंडीशन में वहां पे मेजी की कंडीशन क्रिएट होगी। ऑलराइट, यहाँ हमने देखा था कि प्राइमरी सक्सेशन जो शुरू होता है वो बेयर रॉक से शुरू होता है, राइट। तो सबसे पहले ये जो बेयर रॉक है यहाँ पे जो सबसे पहले इन्वाइट करती है इस बेयर रॉक को, वो उसे बोला जाता है पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है। जब भी कोई वर्क सबसे पहले किया जाता है उसे पायोनियर वर्क बोलते हैं, राइट। तो इस बेयर रॉक पे जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, यहाँ जो कोई सबसे पहले आएगा उसे बोला जाएगा पायोनियर स्पीसीज। जनरली प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि इस बेयर रॉक पे आने वाली प्राइमरी स्पीसीज जो होती है वो लाइकेन होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एमसीक्यू के तौर पे बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहली पायोनियर स्पीसीज कौन सी है, तो वो लाइकेन्स होती है। ओके, तो लाइकेन इट एक्ट एज ए पायोनियर स्पीसीज ऑन दीज रॉक्स। ये रॉक्स पे पायोनियर स्पीसीज का काम ये लाइकेन्स करती है। नाउ दे आर एबल टू सीक्रेट द एसिड्स। जनरली ये एसिड्स को सीक्रेट करती है टू डिसॉल्व द रॉक एंड हेल्प इन द विदरिंग एंड द सॉइल फॉर्मेशन। जैसे ये लाइकेन यहाँ पे आते हैं, पहले सिर्फ ये लाइकेन ही ग्रो हो पाते हैं, ये लाइकेन क्या करते हैं, एसिड को सीक्रेट करते हैं। एसिड को सीक्रेट करते हैं और इस रॉक्स पे ये एसिड फैलता है और इस एसिड की वजह से ये रॉक जो होता है इसमें विदरिंग होने लगती है। और जैसे जैसे विदर होता है ये रॉक वैसे वैसे वहां पे सॉइल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो सोचिए लाइकेन यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, विच इज अ पायोनियर स्पीसीज। और ये एसिड को सीक्रेट करते हैं और उस रॉक को क्या करते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहां पे सॉइल क्रिएट होती है। नाउ these latter pave a way for some very small plants like bryophytes। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे
सॉइल क्रिएट होगी, थोड़ी बहुत सॉइल जैसे जैसे क्रिएट होगी, तो छोटे छोटे प्लांट्स, यानी कि ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं ये कॉल्ड ब्रायोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं वहां पे आके रहना शुरू कर देते हैं। मतलब पायोनियर स्पीसीज थी लाइकेन, और उसके बाद ब्रायोफाइट्स वहां पे ग्रो होने लगते हैं, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल जब स्मॉल अमाउंट में होती है तो ये खुद को वहां पे होल्ड कर पाते हैं। इसलिए इस बेयर रॉक पे पहले लाइकेन थे, अब वहां पे ब्रायोफाइट्स आ गए हैं। नाउ क्या होता है उसके बाद, विथ टाइम सक्सीडेड द बिगर प्लांट्स, एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी वहां पे क्रिएट होती है। तो जैसे पहले लाइकेन आए, उसके बाद ब्रायोफाइट आए, उसके बाद थोड़े लार्ज प्लांट्स वहां पे आने लगते हैं, और इन लार्ज प्लांट्स के बाद वहां पे और बड़े बड़े प्लांट्स आने लगते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे बन जाती है। लेकिन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि उसमें 100 से लेकर 1000 ईयर्स तक का भी टाइम लग सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। Now see, this climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. तो ये जो फाइनली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे बनी है, ये बिल्कुल स्टेबल रहती है जब तक कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाता एनवायरमेंट में। विथ टाइम द जेरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मेसोफाइटिक वन। तो यहाँ पे आप अगर पहले कंसिडर करोगे, ये जो रॉक था ये बिल्कुल जेरोफाइटिक कंडीशन में था, वहां पे कोई लाइफ नहीं थी, वहां पे कोई वाटर नहीं था। लेकिन जब लाइकेन ने वहां पे एज अ पायोनियर ऑर्गेनिज्म रहना शुरू किया, तो उसने उसको वहां पे थोड़ा सॉइल लेके आया। सॉइल लेके आने के बाद वहां पे थोड़ा वाटर अकोमुलेट होने लगा, क्योंकि सॉइल वाटर को होल्ड करके रखती है। उसके बाद वहां पे ब्रायोफाइट्स आए, फिर और बिगर प्लांट्स आए, और उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आ गए। और जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आने के बाद जब वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, तो इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में फिर एनिमल्स भी आते हैं, क्योंकि वहां पे फूड और शेल्टर मिलता है। तो कंप्लीट एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे बन जाती है। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फाइनली बनती है, ये स्टेबल होती है बहुत, इसमें ज्यादा चेंजेस आते नहीं है जब तक कोई ड्रास्टिक चेंज ना आए। सो सी, इन अ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, जो पायोनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। तो जैसे अभी जेरार्च कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जेरार्च कंडीशन में जो पायोनियर ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है लाइकेन, राइट। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जेरार्च कंडीशन में लाइकेन पायोनियर ऑर्गेनिज्म है, तो जो हाइड्रार्च कंडीशन होती है जहाँ पे वाटर होता है, तो वहां पे पायोनियर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वहां पे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स पे जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फीड अप करते हैं। ओके, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, दीज आर दी पायोनियर ऑर्गेनिजम्स इन दी प्राइमरी सक्सेशन इन द हाइड्रार्च। दे आर देन रिप्लेस बाय द फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। उसके बाद ये फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म से रिप्लेस होते हैं। देन दीज आर रिप्लेस बाय द रूटेड हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद वहां पे रूटेड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, फिर सेजेस आते हैं, ये ग्रासेस होती है। देन ग्रासेस आने के बाद फाइनली वहां पे ट्रीज आती है। तो जो फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है वो टोटल फॉरेस्ट होती है। विद द टाइम वाटर बॉडी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैंड कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी दिखाई गई है, डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वाटर बॉडी में कोई लाइफ नहीं है, तो सबसे पहले वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। उसके बाद स्मॉल एंजियोस्पर्म आते हैं, राइट, जो स्वयं स्टेज बनाते हैं। उसके बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज आती है, उसके बाद मार्शमेलो स्टेज आती है, उसके बाद आती है सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, और उसके बाद आती है श्रब स्टेज, और उसके बाद फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वाटर बॉडी थी, और फाइनली यहाँ पे एक कंप्लीट लैंड एरिया तैयार हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जो सक्सेशन हो रहा है हाइड्रास सक्सेशन, वहां पे पायनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो बाद में फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म उसको रिप्लेस करते हैं, बाद में रूटेड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, फिर कुछ ग्रासेस आती है, और फाइनली ट्रीज आती है। तो ये ट्रीज पूरा फॉरेस्ट बनाती है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक वाटर बॉडी कन्वर्ट हो जाती है लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में, राइट। नाउ सी, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, दिस स्पीसीज इनवाइज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। तो जब सेकेंडरी कंडीशन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी स्पीसीज आएगी ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, उसके बाद डिपेंड करता है कि वाटर कितना है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, राइट। सी सीड्स और अदर प्रोपेगुल्स प्रेजेंट, इन सब बातों पे वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है, सीड प्रोपेगुल्स पहले से वहां पे कौन से प्रेजेंट है, सॉइल कितनी है, तो उस हिसाब से वहां पे पायोनियर स्पीसीज होगी। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, एंड हेंस द क्लाइमेक्स इज आल्सो रीच मोर क्विकली। तो सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से वहां पे सॉइल होती है, तो इसलिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो बहुत जल्दी हमें वहां पे देखने को मिलती है। ओके, तो ये था सक्सेशन के बारे में। आई होप कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली होगी। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।